हाय माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। जहाँ तक कि मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है आपको लॉ ऑफ टार्ट एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के 4th पेपर में लॉ ऑफ टार्ट जो है आपके सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट करा चुका हूँ, और यूनिट सेकंड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पहला टॉपिक था वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब कोई व्यक्ति सहमति देता है और उसे हानि होती है तो वह विधिक क्षति नहीं मानी जाती, लेकिन उसके बहुत सारे अपवाद भी हैं। तो उसमें जनरली मैंने बताया था कि सहमति है क्या, एक विधिक अधिकार क्या है, और क्या हानि के द्वारा जो हानि उसे होती है अगर उसने सहमतिपूर्ण ढंग से सहमति दे रखी है उस हानि के लिए, तो क्या उसके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है या नहीं होता है। अगर वायलेशन होता है तो वहां पर निश्चित रूप से उसे क्षतिपूर्ति मिलती है। तो लेकिन कभी कभी ये जो जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, सामान्य अपवाद का पार्ट है, ये हमेशा प्रतिवादी के पक्ष में कार्य करता है। लेकिन इस जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में हम यही देखेंगे कि क्या हर मामले में ये अपवाद लागू होता है या नहीं, या इस अपवाद के भी कुछ अपवाद दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया में जो था, मैंने आपको बताया था कि सहमति क्या होती है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको सहमति क्या होती है, तब हम सहमति मानेंगे कि ये सहमति है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 13 की बात करते हुए मैंने उसका जो है एग्जाम्पल देते हुए आपको बताया था कि मतलब जो है सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना किसी भय या किसी धमकी या किसी प्रपीड़न, असम्यक असर या किसी कपटवश या कोई दुर्व्यपदेशन अथवा भूलवश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी दशाओं में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां रही हैं तो ऐसी सहमति अगर दी गई है, जो मैंने बताए उसमें से अगर कोई भी तत्व शामिल है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और उसके आगे हम देखेंगे कि सहमति के ढंग कौन कौन से हैं, सहमति किस प्रकार से दी जा सकती है। तो मैंने बताया था कि ये जो है 2 तरह से दी जा सकती है, बाय एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त रूप से, और बाय इम्प्लाइडली यानी कि जो है विवक्षित तौर पे। तो ये भी मैंने बताया था कोरिलेट करके कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 9 बताता है कि किस ढंग से जो है कोई संविदा एक्सेप्ट की जा सकती है। वैसे ही सेम सहमति के लिए भी सेम प्रोसेस लागू होता है कि किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या कैसे सहमति दी जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो बोल कर, लिख कर या किसी जेस्चर के माध्यम से कोई जो है सहमति करता है या जो है इशारों के माध्यम से, तो वो एक्सप्रेस में आ जाता है। और इम्प्लाइडली का मतलब है कोई शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों का स्वतः पालन कर दीजिए तो भी मान लिया जाएगा कि उन्होंने जो है सहमति दे दी है। और इसमें आगे मैंने और बताया था कि सहमति कौन दे सकेगा। तो मैंने बताया था कि जो व्यक्ति है जिसे हानि हो रही है या जो उस समय उसमें सम्मिलित पक्षकार है, वो पक्षकार स्वतः दे सकता है, या उसका कोई संरक्षक है दे सकता है, या उसका कोई अभिभावक दे सकता है। तो ऐसी दशाएं कब होंगी, जब पक्षकार और जो है पक्षकार स्वयं दे सकेगा, जब उसका स्वयं का मामला हो, वो स्वयं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसी दशाओं में अगर मान लीजिए वो बालक है या जो है विकृत व्यक्ति है, पागल है, या ऐसी और अन्य परिस्थितियां हैं, अवयस्क है, तो ऐसी दशाओं में पक्षकार के किसी अभिभावक या उसके संरक्षक द्वारा दी गई सहमति मान्य होती है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आईपीसी के भी कई सेक्शंस मैंने उसमें बताए थे, 87, 88, 89, 90, 94, ये सब जो दिया गया है ये सहमति से रिलेटेड सेक्शंस आईपीसी में भी दिए गए हैं। हम इसके प्रमुख केसेस पे आते हैं कि मैंने वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया के बारे में बताया था कि कब सहमति द्वारा प्राप्त हुई हानि के लिए विधिक क्षति नहीं मानी जाती। तो उसमें मैंने बताया था आपको, कई केसेस मैंने बताए थे
उसमें मैंने पहला हाल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब के बारे में बताया था। दूसरा केस मैंने बताया था पद्मावती बनाम दुग्गा नायका, और उसके बाद तीसरा केस मैंने बताया था थॉमस बनाम क्वार्टरमैन का, और चौथा केस मैंने बताया था एलियट बनाम बिल्किस का। इस तरह से मैंने 4 केसेस बताए थे आपको। एक केस और भी मैंने बताया था जो कि बोवेटर बनाम रिले रेगिस कारपोरेशन का था। तो जो अब इसके हम जो ये मैंने केसेस बताए थे, ऐसे केसेस जो कि सहमति को एक्सेप्ट करते हैं, अपवादित दशाओं में मानते हुए, इन केसेस में कोर्ट ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल नहीं माना था। लेकिन क्या इस जो वायलेंटी नॉन फिट इंजरिया का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट का सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत के भी अपवाद कहीं हैं? यदि हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका अपवाद एक इसी का ही समरूप एक अलग डॉक्ट्रिन है जो कि साइंटी नॉन फिट इंजरिया बताता है। वो बताता है कि साइंटी नॉन फिट इंजरिया का मतलब है कि केवल ज्ञान मात्र हो जाने से कभी भी प्रतिवादी उस क्षतिपूर्ति से बच नहीं सकता। वादी के केवल उस खतरे के ज्ञान मात्र हो जाने से प्रतिवादी ये नहीं कह सकता कि मैं क्षतिपूर्ति के लिए इसलिए नहीं दायी हूं क्योंकि वादी को उस खतरे का ज्ञान था, और ऐसी दशाओं को, ऐसे खतरे को जानते हुए भी वादी ने ऐसे कार्य को करने की अपनी सहमति दे दी। तो ऐसी दशाओं में हम देखते हैं जो साइंटी नॉन फिट इंजरिया का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि मात्र ज्ञान हो जाने मात्र से और वादी के सहमत हो जाने पर प्रतिवादी क्षतिपूर्ति ना देने के लिए, क्षतिपूर्ति नहीं देने के लिए जो है स्वतंत्र नहीं होगा। यानी कि कहने का यह मतलब है कि मात्र वादी के इस खतरे का संभाव्य ज्ञान होने पर और उसकी सहमति के द्वारा उस कार्य में संलग्न होने मात्र से प्रतिवादी बच नहीं सकता क्षतिपूर्ति देने से। यानी कि उसे तब भी क्षतिपूर्ति देनी होगी। वो कौन सी दशाएं होंगी उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके कई केसेस आए थे। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसका ये कहना था कि जो जानता है उसे भी क्षति हो सकती है, उसे भी क्षति होती है। इसका प्रमुख केस आया था हेंस बनाम हार्वुड का एक केस आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही अच्छा केस है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। मैंने बताया कि मतलब साइंटी नॉन फिट इंजरिया, जो जानता है उसे भी क्षति होती है। यानी कि इसका जो है एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम देखेंगे। एक्सेप्शन क्या है कि जो है अपवाद के सूत्र का अपवाद है। वायलेंटी नॉन फिट इंजरिया का ये अपवाद है। यानी कि ये बताता है कि प्रतिवादी किन परिस्थितियों में जिम्मेदार होगा। मात्र किन कारणों से? 2 कारण उन्होंने बताया कि जब वादी खतरे को जानता था, वादी खतरे से परिचित था, वादी खतरे को जानता था, ठीक है, जानता था, यानी कि वादी को खतरे का ज्ञान था। और दूसरी बात, वादी फिर भी सहमत हो गया, वादी कार्य के लिए फिर भी सहमत हो गया। देखिए इसमें एक यही फैक्टर है कि क्या जो वादी था उसे खतरे का ज्ञान था, वो पूर्व ज्ञान उसे था कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात उसने कही कि वादी कार्य के लिए फिर भी तैयार हो गया, सहमत हो गया। किस लिए? खतरे का ज्ञान होने के बावजूद भी वो तैयार हो गया। क्या इसके बावजूद भी इन दोनों
परिस्थितियों के बावजूद भी अगर उसे हानि होती है तो क्या वह विधिक क्षति मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये बात कही गई है। तो ऐसी दशाओं में जो पहला केस आया था हैंस बनाम हार्वुड का, इस मामले में क्या हुआ था, इसके फैक्ट को हम देखते हैं कि एक जो है घोड़ा गाड़ी चालक था, उसने एक रास्ते पे अपनी घोड़ा गाड़ी खड़ी कर रखी थी और जो है उस रास्ते से होकर कुछ लड़के गुजर रहे थे और उस घोड़ा गाड़ी को देख करके लड़कों ने उन घोड़ों पर पत्थर मार दिया। 2-3 पत्थर छोटे छोटे मारे, जिससे घोड़ों का स्वभाव ऐसा है कि अगर उनको कोई मतलब दिक्कत होती है तो वो बिदक जाते हैं। और इस दशा में जो लड़कों की इस शरारती जो है ढंग के कार्यों के से शरारतपूर्ण कार्य से घोड़े बिदक जाते हैं और घोड़ा गाड़ी रेस में लेके हुए दौड़ाते हुए वो रोडों पर दौड़ने लगते हैं, रोड पर दौड़ने लगते हैं। ऐसी दशा में जहां बच्चे और स्त्रियां बहुत मात्रा में बाजार में थे, उनको चोट लग सकती थी। और जो ये वादी था, ये एक पुलिस का ऑफिसर था, ये दूर से देख रहा था कि घोड़े जो है बहुत तेजी से, घोड़ा गाड़ी तेजी से घोड़े दौड़ा रहे हैं। हो सकता है कि इससे महिलाएं, बच्चों को बहुत ज्यादा हानि हो जाए। तो इस अपहानि को दूर करने के लिए उस पुलिसकर्मी ने उस घोड़े गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और उसने बहुत मेहनत करते हुए, बहुत दौड़ते हुए उसने घोड़े गाड़ी को रोका और इस रोकने के दौरान उसे बहुत ज्यादा क्षति हुई, यानी कि बहुत सारी इंजरीज हुई। तो ऐसी दशाओं में उसे, जब वो चोटिल हो गया, उसने एक केस दायर किया किसके खिलाफ, घोड़ा गाड़ी के चालक के खिलाफ। तो उसने कहा, तो कोर्ट, चूंकि ऐसी दशाएं थी तो चालक ने प्रतिवाद क्या किया कि महोदय जो है, जो ये घोड़ा गाड़ी हमने तो सही ढंग से खड़ा कर रखा था और जो बच्चे थे उन्होंने, बच्चों की शरारत की वजह से हमारी घोड़ा गाड़ी दौड़ी, इसमें मेरा कोई जो है कोई कसूर नहीं है और यहाँ मुझे कोई क्षतिपूर्ति के लिए लायबल न ठहराया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा, जब देखिए, जब आपको इस बात का ज्ञान है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे शरारती होते हैं, आपने घोड़ा गाड़ी वहीं खड़ी करी, बच्चे जा भी सकते हैं और बच्चों की शरारत उनकी नेचुरलिटीज हैं। तो उसके बाद और किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान था इनको। और दूसरे प्रतिवाद में चालक ने यह भी प्रतिवाद किया कि ये जानते थे कि घोड़ों को रोकने में इन्हें चोट लग सकती थी, फिर भी इन्होंने रोकने की कोशिश करी, क्यों करी भाई। तो कोर्ट ने कहा, देखिए, वो एक पुलिसकर्मी थे, वो जानते थे इस बात का कि जो है मैं इसे रोकने जा रहा हूं तो यहाँ जो है मुझे चोट हो सकती है, चोट लग सकती है, फिर भी इन्होंने रोका क्योंकि इन्हें पता था कि इससे कोई बड़ी अपहानि हो सकती है। तो ऐसी दशाओं में, जबकि वादी को, यानी कि उस पुलिसकर्मी को पूर्व ज्ञान था उस खतरे का, फिर भी उस कार्य को करने के लिए सहमत हो जाता है, तो ऐसी दशाओं में क्या उसे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए या नहीं। तो कोर्ट ने कहा, निश्चित तौर पर, जबकि वादी ये साइंटी नॉन फिट इंजरिया के अंतर्गत आएगा और उसके निश्चित रूप से उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ऐसी दशाओं में प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। तो ये जो पहला केस आया था, वो ये तो पॉइंट उसमें याद रखिएगा। उसके जो मेन केसेस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं कि अपवाद में इसके प्रमुख केसेस कौन कौन से हैं। तो पहला केस था हैंस बनाम हार्वुड का, हैंस बनाम हार्वुड। ये जो पहला केस था हैंस बनाम हार्वुड का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसके बारे में मैंने आपको फैक्ट बताया। जो दूसरा केस है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा केस है वो हम देखते हैं बेवेटर बनाम रिले रेगिस कारपोरेशन। मैंने बताया था आपको कल, इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी, तो प्लीज देख लीजिए। बोवेटर वर्सेस रिले रेगिस कारपोरेशन।
इस केस में क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक घोड़ा चालक था, घोड़ा गाड़ी चालक था, और एक जो वादी था वो उसकी एक सवारी थी, उसने जो है, और जो घोड़ा चालक था वह इस बात को जानता था कि जो है जो मेरे घोड़े हैं अगर इनको तेजी से भगाया जाए तो ये जो है बिदक जाते हैं, और ऐसी दशाओं में ये बहुत तेजी से सर पर दौड़ाने लगते हैं। वादी जो कि उस घोड़ा गाड़ी की सवारी था वो बैठा और उसने घोड़ा चालक से कहा कि भाई साहब, जो ये आपकी घोड़ा गाड़ी है आप थोड़ा स्लो चला रहे हैं, आप थोड़ा तेज चलाइए। तो उसने, जो चालक था, उसने सवारी से बोला कि भाई साहब देखिए, मेरे घोड़े जो है तेज चलाने पर बिदक जाते हैं, इसलिए मैं तेज नहीं चलाऊंगा। तो फिर दोबारा उसने, सवारी ने कहा कि नहीं नहीं थोड़ा तेज चलाइए। तो उसकी बातों में आकर चालक ने, उस घोड़ा गाड़ी चालक ने घोड़े को चाबुक प्रहार करते हुए रेस उसकी बढ़ा दी, और जब चाबुक पड़े तो उससे घोड़े बहुत सरपट तेजी से दौड़ने लगे और उनके तेज दौड़ने की वजह से गाड़ी लड़खड़ा करके पलट गई। ऐसी दशा में जो सवारी थी उसको चोट लग गई, यानी कि जो वादी था वो चोटिल हो जाता है, और वो एक वाद दायर करता है कि महोदय हमको काफी क्षति हुई है और इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई है इस घोड़ा गाड़ी चालक के द्वारा। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है, अगर ड्राइवर का प्रथम कर्तव्य है किसी भी मामले में, जो कि किसी गाड़ी का, चाहे बस का, चाहे किसी भी गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने जो उसका जो स्वतः का दिमाग है, उसका ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर अपने जो है घोड़ा गाड़ी या किसी भी बस को चलाए, वो किसी की सलाह पर कार्य ना करे। तो ऐसी दशाओं में वो भी जब सवारी हो तो उनसे सलाह लेकर काम करे, ये तो गलत है। यानी कि ड्राइवर के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का वो उल्लंघन ना करे किसी की सलाह पर भी। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि भले ही उस सवारी ने इनको उत्प्रेरित किया कि वो जो है तेज गाड़ी चलाएं, लेकिन यहाँ ड्राइवर का कर्तव्य था कि वह अपने घोड़े को जानता था और उनके स्वभाव से पूर्व परिचित था, इसलिए उसे घोड़ा गाड़ी तेज चलानी नहीं थी। ऐसी दशाओं में उन्होंने सवारी की बात मान करके उपेक्षा का कार्य किया है और निश्चित रूप से वो क्षतिपूर्ति के लिए वह गाड़ी चालक या घोड़ा गाड़ी चालक जिम्मेदार होगा। तो कोर्ट ने इस मामले में भी उन्हें जिम्मेदार प्रतिवादी को ठहराया। एक अगला केस था, वो था स्मिथ बनाम बेकर का केस था। स्मिथ बनाम बेकर का एक मामला था, उसमें क्या होता है कि जो वादी होता है, एक चट्टान जो है, एक कंपनी जो कि मतलब जो है पत्थर काटने का काम करती थी, उसी कंपनी में वो काम करता था। तो जो कर्मचारी था वो उसी कंपनी में काम करता था और ऊपर से ट्रॉली जाती थी जो कि मतलब पत्थर को लाद कर इस पार से उस पार छोड़ती थी। तो उसमें एक भय था कि मतलब क्या पता, मतलब ऊपर से जब जाती थी तो उसको बता दिया जाता था कि भाई देखिए नीचे उसके कर्मचारी नहीं रहेंगे। जब ऊपर से ट्रॉली गुजरती थी तो नीचे कह दिया जाता था कि कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति ना रहे। लेकिन जो ये वादी था वो जो है वो वहीं काम कर रहा होता है, उस दौरान कोई ऐसी सूचना नहीं दी जाती है ना, और उसे ये ज्ञान तो था उसे उस कर्मचारी को कि ऊपर से ट्रॉली गुजरती है, लेकिन कब गुजरती है इसका ज्ञान नहीं था। तो ऐसी दशा में जो कर्मचारी होता है, यानी कि जो वादी होता है, वो नीचे ट्रॉली के गुजरते समय वहीं नीचे बैठा होता है, उसे पूर्व ज्ञान, उसे कोई सूचना नहीं दी जाती है और ना ही उसे ज्ञान हो पाता है कि अभी से गुजर रही है। अचानक ऊपर से ट्रॉली गिरती है और उसे चोट लग जाती है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने उस जो है बेकर बनाम टी.ई. हॉपकिंस एंड सन्स का ये वाद था, नहीं बेवेटर बनाम लिटिल एगिस कारपोरेशन की बात आपको मैंने बताई। ये दूसरा वाला जो केस था वो स्मिथ बनाम बेकर का था। तो ऐसे मामलों में स्मिथ बनाम बेकर का भी मामला ऐसे ही है। इसी में मैंने बताया कि आपको ऊपर से ट्रॉली गुजरती है और उससे क्या होता है
ट्राली जो है वो नीचे गिर जाती है ट्राली की वजह से, उससे उसको भी चोट लगती है वादी को। और ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि वादी को इस यानी कि कर्मचारी को इस बात का ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था कि ये ऐसी दशाओं में उसे खतरे का ज्ञान था और फिर भी वो कार्य वहां कर रहा था, तो क्या जो है उसे क्षति नहीं दी जाए, यानी कि उसकी सहमति मानी जाए कि वो उसे ज्ञान था फिर भी वो काम कर रहा था। कोर्ट ने कहा नहीं, जब ऐसी दशाएं थी उसे सब कुछ ज्ञान था, लेकिन जब वो ट्रॉली गुजरती थी उसके बारे में पूर्व सूचना उनको दी जानी चाहिए थी कर्मचारी को, अगर नहीं दी गई इसलिए वो चोट खाया और ऐसी ऐसे जो हानि हुई है यानी कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वादी के, और कोर्ट और जो है वादी जिम्मेदार है। अगला एक केस और है, एक केस और देखेंगे इसमें, बेकर बनाम टी हॉपकिंस एंड सन्स, बेकर बनाम वर्सेस टी सन्स के नाम से है। इसमें क्या होता है, इसमें बेकर बनाम टी हॉपकिंस एंड सन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें क्या होता है कि एक जो मतलब जो प्रतिवादी होता है वो एक पेट्रोल पंप का जो है मालिक होता है, और बगल के कुएं में जो है वो जो जहरीली गैस पेट्रोल की होती है वो चली जाती है संजोग से। तो ऐसी दशाओं में उसमें कुछ लोग अंदर काम कर रहे होते हैं और जहरीली गैस भरने के कारण उसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो जाती है। उसके जो कूप होता है पेट्रोल का वो बगल में ही होता है, उसके पेट्रोल पंप के बगल में ही होता है। तो ऐसी दशाओं में जब जहरीली गैस भर गई तो उसमें जो काम करने वाले 2 कर्मचारी थे वो घुसे होते हैं अंदर, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी गैस को जो है के बारे में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, प्रतिवादी यानी कि जो नियोजक था उसके द्वारा बुलाया जाता है, और डॉक्टर बेकर जो है आते हैं, डॉक्टर बेकर आते हैं और वो बताते हैं, खतरे को भांप जाते हैं। वो कहते हैं बहुत ही जहरीली गैस है, इसमें कोई भी घुसेगा वो मर जाएगा। तब भी बेकर साहब उसमें जो कर्मचारी थे उनको बचाने के लिए वो नीचे उतर जाते हैं कुएं में, और उस कुएं में उतरते ही डॉक्टर बेकर भी उस जहरीली गैस से प्रभावित हो जाते हैं, और उनके प्रभावित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर बेकर की पत्नी जो है मुकदमा दायर करती हैं उस पेट्रोल पंप के नियोजक पर, कहती हैं कि वो जो डॉक्टर बेकर साहब हैं इन्होंने अन्य लोगों की जनहित के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया, और ऐसा कार्य माना कि मैं मानती हूं कि उन्होंने जो है जानकारी में किया, और जानकारी होने के बावजूद भी वो कार्य करने के लिए नीचे उतरने के लिए सहमत हो गए, फिर भी उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ये बात सही है, डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह लोगों की रक्षा करे, और डॉक्टर बेकर जी ने उन कर्मचारियों के जीवन की रक्षा के लिए उस कुएं में अपने आप को उतारा, और ऐसी दशा में यहाँ पर डॉक्टर बेकर की पत्नी को क्षतिपूर्ति कोर्ट ने दिलाया। एक और मामला रहा है जो कि हम आपको जो है बताने से भूल गए थे, वो एक और केस है जो कि हम आपको लास्ट तौर पे बता दे रहे हैं। एक डान बनाम हैमिल्टन का केस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है 5 केसों के अतिरिक्त एक केस है डान बनाम हैमिल्टन, डान वर्सेस हैमिल्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये केस जो है बहुत आपको कंपटीशन में बहुत आपको मिलेगा। 1939 का केस है। इसमें जो है जो एक वादी होती हैं वो कहीं जा रही होती हैं, तो और वो उनका बस का टिकट होता है, लेकिन वो क्या करती हैं कि बस में ना बैठकर वो कार में बैठ जाती हैं। तो ऐसी दशाओं में जबकि वो जानती हैं कि जो कार का ड्राइवर है वो जो है शराब पिए हुए था, और ऐसी दशाओं में फिर भी वो बैठ जाती हैं। तो यहाँ जो है उसके बाद आगे जाकर वो जो है कार का एक्सीडेंट हो जाता है और चालक की मृत्यु हो जाती है, और उस दौरान वादी को भी चोट लगती है।
तो वादी जो है यानी कि मैडम जाती हैं और केस कोर्ट में केस करती हैं, कहती हैं कि मुझे जो है गंभीर क्षति हुई है और मुझे क्षतिपूर्ति इस जो है प्रतिवादी के द्वारा दिलाई जाए जिनकी कार थी। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा हाँ, जबकि आप तो प्रतिवादी ने यहाँ पर प्रतिवाद क्या किया, उन्होंने कहा कि महोदय जब आप जानती थी कि वादी जो है नशे में है, शराब पिए हुए है, तो फिर आप बैठी क्यों भाई, उससे दुर्घटना हो सकती थी तो आप बैठी क्यों। तो कोर्ट ने कहा एक बात सुनिए, जैसे हालांकि जो है वो वादी नशे में था, वो प्रतिवादी जो है चालक नशे में था, लेकिन इतना नशे में नहीं था कि उससे यह समझा जाए कि वो दुर्घटना कारित कर देगा, यानी कि इसका कोई पैरामीटर नहीं था कि। और वैसे जब चलाते हुए रोड पे जा रहा था तो जनरली ये कॉन्शियस था कि मतलब वो ठीक ठाक ढंग से ले जा रहा है, लेकिन यहाँ भले ही वादी को इस बात का ज्ञान था उस कि जो है खतरा हो सकता है, फिर भी बैठ गई, तो यहाँ पर कोर्ट ने माना कि वादी को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और जो जानता है साइंटिफिक नॉन फिट इंजरिया का उन्हें लाभ दिया गया और वादी को क्षतिपूर्ति मिली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।